हेलो बालक एंड बालिके। तो क्लास 10th रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ये पार्ट 2 है, ठीक। जिसमें मैंने पार्ट 1 में एनसीईआरटी के जितने प्रॉब्लम थे वो सारे किए थे। और ये भी दिख रहा है कि ये भी वीडियो बिना थोबड़ा का रिकॉर्ड होने वाला है। अभी मैं जस्ट फ़ोन से कर रहा हूँ, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो से सब कुछ सेटअप हो जाए लाइट वेट और तो पूरा थोबड़ा के साथ प्रॉपर वीडियो बनेगा। लेकिन ये वाला वीडियो भी बिना थोबड़े के साथ आएगा। ये पार्ट 2 है, इसमें हम एडवांस प्रॉब्लम करेंगे। अभी तक एनसीईआरटी के मतलब फर्स्ट पार्ट जो था प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोज़ का, उसमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी किए थे। उसमें सारे एनसीईआरटी के भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो वो कंप्लीट कर लिए थे। अब ये सेकंड पार्ट में थोड़ा एडवांस प्रॉब्लम लेंगे, तो वो करना शुरू करेंगे, ठीक। तो बिना कुछ फर्दर बकवास किए हुए, बिना बकैती किए हुए सीधे चलो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक। वीडियो का थोबड़ा ऑफ करूँगा। नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा उसमें से हो सकता है प्रॉपर सेटअप हो जाए तो थोबड़ा प्रॉपर तरीके से आना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो ये वीडियो तक बर्दाश्त करो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ मैं वीडियो ये बनाने वाला हूँ, अगले वीडियो से आ जाएगा, ठीक। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू करते हैं। पहला सवाल, फोकल लेंथ ऑफ थिन कन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस एंड अ प्लेन मिरर इज केप्ट 20 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड एज शोन इन द फोटो, ठीक है। फाइनल इमेज फॉर्म्ड कहाँ पे? फाइनल इमेज के बारे में मतलब ऑप्शन में दे रखा है, मतलब सेटअप क्या दे रखा है कि एक कन्वेक्स लेंस है। इस कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दे रखा है कितना? 10 सेंटीमीटर। कि एफ की जो वैल्यू दे रखी है वो कितना? 10 सेंटीमीटर, ओके। एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पर रखा गया है और इधर एक प्लेन मिरर रखा गया है 20 सेंटीमीटर पे। तो फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा वो हमें बताना है। तो फाइनल इमेज का मतलब क्या हुआ? जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो पहले तो इस ऑब्जेक्ट का इस लेंस के थ्रू कहीं पे इमेज बनेगा, कहीं पे बनेगा, जहाँ पे भी बने, यहाँ पे भी हो सकता है, इधर हो सकता है, जिधर भी बने। तो मान लो कि इधर इमेज बना। अब ये इमेज जो होगा इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो फिर उस इमेज का इस मिरर में मतलब ये इमेज जो बनेगा इससे वो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा इस मिरर के लिए, ठीक। और फिर ये मिरर एक इमेज बनाएगा इस ऑब्जेक्ट का। तो वो जो इमेज होगा फाइनल इमेज, वो फाइनल इमेज होगा, मतलब वो जो दूसरा इमेज होगा बेसिकली वो फाइनल इमेज होगा। उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो पहले तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि इस लेंस से इस ऑब्जेक्ट का पहला इमेज कहाँ पे बनेगा। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज कर लेंगे अपना। फॉर्मूला क्या होता है भैया? फॉर्मूला कौन सा यूज कर ले? इसमें क्या पता है? एफ पता है और यू पता है। हमें बेसिकली वी कैलकुलेट करना है कि वी की वैल्यू कितनी होगी। तो उसके लिए क्या लेंस फार्मूला यूज कर सकते हैं? 1/v - 1/u = 1/f, ठीक। तो बस यहाँ से अपने को 1/v मिल जाएगा। v मतलब इससे कहाँ पे इमेज बनेगा। u की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 15 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा है, तो u की वैल्यू कितना होगा? -15 सेंटीमीटर। u हम हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं। मिरर जो है कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे। f की वैल्यू +10 सेंटीमीटर। तो u और f की वैल्यू इसमें चेप देंगे। f यहाँ पे चेपेंगे, u यहाँ पे चेप देंगे। तो 1/v = क्या होगा? 1/v = 1/u + 1/f। तो 1/u कितना? -15 + 1/f। f की वैल्यू कितना? 10। इसको कैलकुलेट करें तो कितना? 15 10 30 -2 + 3 तो 1/30 हो जाएगा, ठीक। तो 1/v की वैल्यू आई कितना? 1/30। तो v कितना हो जाएगा? दोनों को पलट देंगे तो v कितना? 30 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। अब ये ध्यान दो, जो v आया है 30 सेंटीमीटर आया। इसका मतलब क्या कि जो पॉजिटिव है तो मतलब v की वैल्यू पॉजिटिव मतलब इस साइड इमेज बन रहा होगा, ठीक। और वो 30 सेंटीमीटर पे बन रहा है तो मतलब इमेज जो होगा वो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर पे कहीं पे इमेज बन रहा होगा, ठीक। लेकिन बीच में तो आ गया मिरर। अब यहाँ पे ये तो 20 सेंटीमीटर ही है, 30 सेंटीमीटर इसका क्रॉस कर जाएगा, मतलब इमेज कहीं यहाँ पे बन रहा होगा, ठीक। लेकिन बीच में तो आ गया मिरर। तो होगा क्या कि ये मिरर जो होगा उसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो मतलब दिख रहा है कि पहले तो इमेज बना ही नहीं। तो होता क्या है ऐसे केसेस में कि मतलब जो रे ऑफ लाइट जा रहा है वो बीच में ही इंटरसेप्ट हो जाएगा इससे, लेकिन कोई नहीं, वो
इमेज तो यहाँ पे बन रहा है ना, तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो बेसिकली होगा क्या कि इस मिरर के लिए वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। रियल ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, रियल मतलब पहले तो इमेज जो होगा वो रियल बनेगा, लेकिन वो इमेज इस मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट तो है नहीं, मतलब बीच में ही इंटरसेप्ट हो गया। जो रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है वो तो बीच में ही मिरर पर टकरा गया, लेकिन वो इमेज बनाता है यहाँ पे, तो वो इमेज एक्चुअल में बन नहीं रहा है, तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा इस मिरर के लिए। ठीक, तो वो हो जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ये जो मिरर है वो इमेज बनाएगा, लेकिन फॉर्मूला प्रिंसिपल सेम ही रहेगा। मिरर के थ्रू जो इमेज बनता है, क्या बनता है, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उतना ही इमेज डिस्टेंस होता है। तो ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस केस में। तो इमेज जो होगा कहीं पे इधर बनेगा, ठीक, उल्टा बनेगा इस केस में। जो एक्चुअल में मतलब रियल में हम लोग देख रहे होते हैं, उसमें होता क्या है कि यहाँ पे हम खड़े होते हैं, तो ये हम रियल ऑब्जेक्ट होते हैं। रियल ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल इमेज इधर बनता है, ठीक, मिरर के थ्रू। लेकिन अगर उल्टा केस हो जाए, ये वाला केस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रियल होता था, ऑब्जेक्ट रियल होता था, लेकिन और इमेज जो होता था वो वर्चुअल होता था। लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल है, तो इमेज यहाँ पे रियल बनेगा। इमेज रियल बनेगा मतलब सामने बनेगा। तो ये डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर का। तो ये डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर का है, तो जो इमेज बनेगा वो इधर 10 सेंटीमीटर पे बनेगा। तो जो फाइनल इमेज I2, सेकेंड इमेज जो होगा वही फाइनल इमेज होगा। तो सेकेंड इमेज यहाँ पे कहीं पे बन रहा होगा। तो ये फाइनल इमेज का मतलब पोजीशन हुआ। बात समझ में आई? तो जो पूछ रहा है कि फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस टुवर्ड्स द मिरर। तो मतलब यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर का, ये टोटल 20 सेंटीमीटर का है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। तो सही बात बोल रहा है कि द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस टुवर्ड्स द मिरर। मिरर के तरफ, मतलब मिरर इस साइड है तो इस साइड 10 सेंटीमीटर पे। तो सही बात बोल रहा है कि जो फाइनल इमेज होगा वो 10 सेंटीमीटर पे इधर बन रहा होगा, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। फाइनल इमेज फ्रॉम 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, नो दैट इज नॉट करेक्ट। ओके, फाइनल इमेज है जब मैग्नीफिकेशन। अच्छा, मैग्नीफिकेशन की बात करें तो जरा मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो, इसमें मल्टीपल ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, NSEJS का ये क्वेश्चन है, तो मल्टीपल ऑप्शन भी उसमें होता है, तो वो भी चेक कर लेते हैं मैग्नीफिकेशन कितना होगा। तो पहले तो हम मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करते हैं लेंस के थ्रू। देखो, अब इसमें दो डिवाइस है, एक लेंस है एक मिरर है। तो अगर ऐसे केसेस में मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, नेट मैग्नीफिकेशन जो होता है वो सारे मैग्नीफिकेशन का प्रोडक्ट होता है बेसिकली। जैसे जो नेट मैग्नीफिकेशन होगा फाइनल इमेज का, वो मैग्नीफिकेशन ड्यू टू दिस इनटू मैग्नीफिकेशन ड्यू टू दिस, M1 इंटू M2। M1 जहाँ पे मैग्नीफिकेशन ड्यू टू लेंस, और M2 क्या, मैग्नीफिकेशन ड्यू टू मिरर। हम M2 का लेकिन वैल्यू जानते हैं, मैग्नीफिकेशन ड्यू टू मिरर, प्लेन मिरर जो होता है वो हमेशा +1 होता है। प्लेन मिरर के द्वारा जो मैग्नीफिकेशन होता है क्या, +1, प्लस मतलब क्योंकि वर्चुअल इमेज बनता है, इरेक्ट बनता है, और 1 मतलब सेम साइज का बनता है, तो इसलिए मैग्नीफिकेशन जो होगा मिरर के थ्रू वो हमेशा का हमेशा +1 ही होता है। मैग्नीफिकेशन ड्यू टू लेंस वो वैरी करेगा, तो वो जरा कैलकुलेट कर लेते हैं कि मैग्नीफिकेशन ड्यू टू लेंस की वैल्यू क्या होगी। M1 क्या होगा, V/U के बराबर होगा। V की वैल्यू कितना है, 30, U की वैल्यू -15। पुट कर देते हैं, V की वैल्यू 30, U की वैल्यू -15, तो ये हो जाएगा -2। तो जो मैग्नीफिकेशन हुआ लेंस के थ्रू वो -2, और इसके तो +1, तो जो नेट मैग्नीफिकेशन होगा -2 इंटू +1, तो किसके बराबर होगा, -2 के बराबर होगा। तो जो नेट मैग्नीफिकेशन होगा वो -2 के बराबर होगा। तो फाइनल इमेज जो बनेगा उसका मैग्नीफिकेशन -2 होगा। -2 मतलब सी वाला ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो दो ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे, A और C। NSEJS में मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट, तो उसके समय में सारे ऑप्शंस चेक करना पड़ता है। ओके, ठीक है, तो ये सवाल मतलब कंप्लीट हुआ, ये 2 आंसर हुए। ओके, अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल भी NSEJS का ही है, देखते हैं। 2 प्लेन मिरर OA एंड OB आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा एज शोन इन द फोटो। मतलब 2 मिरर है, थीटा एंगल पे इंक्लाइन है दोनों, जैसा कि फोटो में दे रखा है। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू BO के पैरेलल एक रे ऑफ लाइट ऐसा इंसिडेंट हुआ, स्ट्राइक द मिरर OA एट पॉइंट O। इस मिरर पे पॉइंट P पे वो स्ट्राइक कर रहा है।
then it is reflected from the mirror OA and then reflected from the mirror OB, the final ray emerge parallel to OA। मतलब क्या बोल रहा है कि एक रे ऑफ लाइट ऐसे पैरेलल इसके पैरेलल स्ट्राइक कर रहा है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस मिरर पे जा रहा है और इस मिरर से फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है, और वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पैरेलल टू OA है। देन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम OB द रे फाइनली इमर्ज पैरेलल टू OA। तो जो फाइनल रे इमर्ज किया, इसको फोटो बनाया तो लेट्स से ऐसा हो गया और फिर ऐसे निकल गया, तो ये जो फाइनल रे इमर्ज कर रहा है वो पैरेलल टू दिस मिरर है। देन द वैल्यू ऑफ थीटा, इस थीटा की वैल्यू क्या होगी वो हमें बताना है, ठीक। तो सवाल ये रहा। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो ऐसे क्वेश्चंस में हम बेसिकली हम ज्योमेट्री लगाते हैं। ज्योमेट्री मतलब नियम क्या होता है? नियम तो एक ही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो सॉल्व कैसे करेंगे? ज्योमेट्री वगैरह लगाएंगे, ठीक। तो पहले तो दो जगह रिफ्लेक्शन हो रहा है तो दोनों जगह नॉर्मल पहले डालेंगे। यहाँ पे अगर नॉर्मल लें तो लेट से ऐसे नॉर्मल हमने ले लिया, मतलब ये लेट से ये वाला कलर से दूसरे कलर से नॉर्मल हमने ले लिया, ठीक। इसको जरा बड़ा करते हैं। अब नियम तो ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब जरा एंगल की बात करें तो देखो ये थीटा है, ये वाला जो लाइट है ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा ही होगा। तो जरा अब एंगल लिखना शुरू करते हैं, तो ये वाला एंगल जो होगा वो भी थीटा होगा। अच्छा, ये थीटा, ये और ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ये थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा का टोटल एंगल 90 डिग्री है। ये थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। लेकिन ये वाला जो एंगल है वो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, क्योंकि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा ही होगा, ठीक। 90 माइनस थीटा ही होगा। इसको थोड़ा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा, अब ये 90 माइनस थीटा हो गया तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा? अब ये देखो ये 90 डिग्री का है, मतलब हाथ थोड़ा है, ये 90 डिग्री है, ठीक। ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा? थीटा होगा सिर्फ, ऑब्वियस है। मतलब टोटल 90 डिग्री का है, उसमें से घटा दो बाकी वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो 90 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो मतलब बेसिकली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो ये सारे एंगल क्लियर हुए। फिर वैसे ही जरा यहाँ पे गौर करते हैं, तो ये थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? अब तीनों जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ हम इस एंगल की बात करें, ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2 थीटा। मतलब तीनों का सम 180 डिग्री, तो 180 में से जो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो तीसरा वाला एंगल मिल जाएगा। तो ये वाला एंगल हो गया। अब ये एंगल हमें पता चल गया, तो ये वाला एंगल कितना होगा? अब ये देखो ये पूरा 90 डिग्री है, ठीक। ये वाला एंगल कितना होगा? मान लो कि हम मान लेते हैं, यहाँ पे कोई और कलर अगर मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो फाई है, ठीक। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? फाई प्लस 180 माइनस 2 थीटा, यहाँ पे लिख देते हैं 5 प्लस 180 माइनस 2 थीटा, मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल वो किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ से फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? फाई मतलब एक एंगल है, देख के डरना नहीं है। इस पूरे मसाला को उधर भेजो, तो 90 उधर ऑलरेडी 90 है, इधर 180 जाएगा तो माइनस 180 डिग्री और प्लस 2 थीटा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? फाई की वैल्यू 2 थीटा पॉजिटिव साइन के साथ है, उसको लिख दो। 90 माइनस 180 डिग्री कितना हो जाएगा? माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। तो जो फाई की वैल्यू हुआ वो कितना आ गया? 2 थीटा माइनस 90, ठीक। उसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब मतलब फाई की वैल्यू हमें पता चल गया थीटा के टर्म्स में, तो इसको ऐसे ही खोपचे में भी रखेंगे, ठीक है। ये एंगल फाई है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? फाई ही होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब समझ जाओ, मतलब ये भी एंगल कितना होगा? फाई ही होगा, ठीक। अच्छा, अब जरा देखो, ये एक बात बोल रहा था कि ये जो लाइन है, ये रे है, वो इसके पैरेलल है। अब इस बात का ज़रा यूज किया जाए, ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखा था उसका ज़रा अगर हम यूज करें
तो दिस एंड दिस दोनों पैरेलल है और ये लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो होगा वो मतलब कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल होगा, तो उन दोनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो पैरेलल लाइन में हमें नियम पता है, ऐसे कोई एंगल काटे तो इसका सम और इसके दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होता है। ठीक, तो ये बात वो ऐसे ही है, ये दो पैरेलल हो गया, ये एक इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये सारा का सारा एंगल प्लस ये एंगल दोनों का सम जो होगा, दोनों का ऐड करके 180 डिग्री आएगा, होना चाहिए। तो ज़रा इसका यूज करते हैं इसी बात का, तो ज़रा जोड़ते हैं। यहाँ पे जो टोटल एंगल है कौन सा है, थीटा है, 90 माइनस थीटा है और 90 माइनस थीटा है, तीन एंगल है, इन तीनों का सम। तो मतलब थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, ये तीन एंगल यहाँ पे ऐड हो गए। प्लस यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे दो एंगल है, दोनों एंगल फाई के बराबर ही है, यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे जो एंगल है ये दोनों एंगल फाई के बराबर, मतलब 2 फाई प्लस 2 फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए सबका सम, ये एंगल प्लस ये एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक, और फाई की वैल्यू यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था, उसको वहाँ पे चेप देते हैं। फाई की वैल्यू क्या है, 2 थीटा माइनस 90। अब यहाँ पे उसको लिख के फाई के बदले 2 इंटू 2 थीटा माइनस 90, मतलब ये फाई का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये जो बाकी के मसाला हैं उस सारे मसाले को लिख लेते हैं। तो ये थीटा हो गया, अब ये देखो प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल हो गया, 90 और 90 ये दोनों मिलके 180 डिग्री हो जाएगा, और ये एक माइनस थीटा बचा हुआ है तो माइनस थीटा यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। ठीक, तो ये अब इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को देखो जरा, 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस 4 थीटा माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा कुछ इक्वेशन बन रहा है। 180 और 180 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री जीरो हो गया। 4 थीटा माइनस थीटा कितना हो जाएगा, 3 थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ उधर 180 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180/3 मतलब 60 डिग्री। तो वही हमसे पूछा जा रहा है कि थीटा की वैल्यू क्या होगा, एंगल बिटवीन द मिरर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया कितना, 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब बी वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो मतलब थोड़ा सा ये पेशेंस और थोड़ा पेचीदा था, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी था, पर कोई ना, ऐसे क्वेश्चंस को जब सॉल्व करोगे तो मज़ा भी आ रहा है कि मतलब बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी था लेकिन फिर भी तुम सॉल्व कर पाए तो अच्छा फील होता है, मतलब भावनाएं अच्छी आती है। तो ये थीटा की अपनी वैल्यू होगी, थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक, तो सवाल ये मतलब कंप्लीट हुआ। अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, टू इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, इल्यूमिनेटेड मतलब थोड़ा अपना लाइट बिखेर रहे हैं वैसे ऑब्जेक्ट, O1 and O2 are placed at a distance 24 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर along a principal axis, ठीक है, of a thin convex lens of focal length 9 centimeter such that the image of both object are found at the same position. अच्छा, then the respective distance of the lens from O1 and O2 will be क्या होगा। अच्छा, मतलब बात बोल रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है O1 और O2, ये किसी लेंस से कुछ दूरी पर रखे गए हैं। ठीक, और इस तरह से रखे गए हैं कि इन दोनों ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो एक ही पोजीशन पे बन रहा है, सेम पोजीशन पे। कहाँ पे बोल रखा था, सेम पोजीशन, ऑब्जेक्ट आर फॉर्म्ड एट, मतलब इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट आर फॉर्म्ड एट सेम पोजीशन, मतलब एक ही जगह पे बन रहा है। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट कैसे रखें, लेंस कहाँ पे, यहाँ पे होगा क्या, अगर लेंस यहाँ पे होगा तो दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट जगह रखे गए हैं तो इनका इमेज भी तो डिफरेंट जगह होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि दो ऑब्जेक्ट ऐसे इधर अलग अलग डिस्टेंस पर रखे गए हों और दोनों का इमेज जो है सेम पोजीशन पर, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक, तो यानी कि लेंस जो होगा वो इधर नहीं रखा होगा, लेंस जो होगा वो बीच में कहीं रखा होगा। ऐसे केसेस में पॉसिबल है कि एक से ये ऑब्जेक्ट हो गया, इस ऑब्जेक्ट से मान लो कहीं पे इमेज बन रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ पे इमेज बन रहा है। ठीक, और ये ऑब्जेक्ट का भी इमेज इधर ही बन रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज बन रहा है मान लो सेम साइड में, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक, तो मतलब ऐसा सिचुएशन होगा, लेंस जो होगा वो बीच में रखा होगा, इसके द्वारा मान लो कि रियल इमेज बना, इस O1 का रियल इमेज इस साइड कहीं पे बना
और इस ऑब्जेक्ट का भी वर्चुअल इमेज यहाँ पे ही बना, तो ऐसे पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं, तो मान लो कि ये डिस्टेंस, अब मान लो कि x है, टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में दे रखा है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 24 सेंटीमीटर, दोनों जो ऑब्जेक्ट रखे गए हैं दोनों के बीच का 24 है। तो फिर ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस 24 माइनस x इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया दो केस में। इमेज डिस्टेंस दोनों ही केस में सेम ही है, तो इमेज डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कि मान लेते हैं यहाँ से जो v0 डिस्टेंस पे इमेज बन रहा है, मान लेते हैं, मतलब अभी जस्ट, ठीक, v0 वैल्यू है, मतलब v0 लेंथ पे इमेज बन रहा है। ठीक, तो O1 के लिए अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस लिखे तो क्या होगा, O1 फॉर O1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U1 बोल देते हैं, U1 की वैल्यू क्या होगा -x होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव साइन के साथ, और इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है तो इमेज दूसरे साइड बन रहा है, मतलब पॉजिटिव साइन के साथ लेना होगा, तो मतलब जो V1 होगा वो प्लस V0 के साथ लेंगे। ठीक, O1 का। ठीक है, फॉर O2, फॉर ये θ1 नहीं O1 है, O1, और फॉर O2 मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें, देखो अब डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इधर हो गया, मतलब ये वाला अब डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव है इस O2 के लिए। तो O2 के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा अभी भी नेगेटिव ही होगा, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो इस साइड है, मतलब O2 के लिए तो ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, नेगेटिव है तो मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव साइन का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, तो U2 की जो वैल्यू होगी वो -24 माइनस x के बराबर होगा, नेगेटिव साइन के साथ जो भी डिस्टेंस है। और जो V2 होगा इसका इमेज पोजीशन होगा V2, वो भी नेगेटिव साइन के साथ ही आएगा, क्योंकि वो भी देखो अब O2 के लिए डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इधर हुआ तो पॉजिटिव डायरेक्शन ये वाला हुआ, तो ये वाला कौन सा नेगेटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन है, तो O2 का जो इमेज डिस्टेंस लेंगे V2 वो भी नेगेटिव साइन के साथ ही लेंगे, मतलब -V0। तो ये दोनों के केस में हो गया। अब U और V हमें पता चल गया दोनों केस में। फोकल लेंथ मान लेते हैं कि F0 होगा, F की वैल्यू F ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं, और F की वैल्यू दे भी रखा है एक्चुअल में यहाँ पे। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 9 सेंटीमीटर, तो इसका F की वैल्यू दे रखा है 9 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ हम पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, तो F की वैल्यू +9 लेंगे। ठीक, ये हो गया। ठीक है, तो U V और F ये चल गया। तो चलो अब जरा फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, लेंस फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। लेंस फार्मूला दोनों के लिए अगर अप्लाई करें तो मान लो कि O1 के लिए अप्लाई करते हैं, O1 के लिए अप्लाई करें लेंस फार्मूला तो क्या हो जाएगा 1/V1, V1 की वैल्यू मतलब V0 माइनस 1/U1, U1 की वैल्यू मतलब -x इज इक्वल टू 1/F, F की वैल्यू कितना 9, तो F की वैल्यू तो वही रहेगी। ठीक है, अगर यही हम ये पहला इक्वेशन मान लेते हैं और यही फार्मूला लेंस फार्मूला अगर हम दूसरे के लिए अप्लाई करें तो वो क्या हो जाएगा 1/V, V की वैल्यू कितना मतलब 1/V2, V2 की वैल्यू कितना -V0, 1/V माइनस 1/U माइनस 1/U, U की वैल्यू कितना, ये वाला पूरा का पूरा मसाला मतलब -24 माइनस x, ये 1/U हो गया विथ नेगेटिव साइन इज इक्वल टू 1/F, F की वैल्यू कितना 1/9 है, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक, तो अब ये दो इक्वेशन बना, अब इसका क्या करें, अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तुम्हें दिखेगा कि मतलब दिस इज इक्वल टू दिस है तो दोनों को इक्वेट कर दो, पर वैसे इक्वेट करोगे तो मतलब लोचा हो जाएगा। लोचा ये होगा कि दो यहाँ पे वेरिएबल हैं अपने को, तो सॉल्व करना है तो एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो हम एक वेरिएबल एलिमिनेट करके इक्वेशन बनाते हैं। तो लेट्स से 1/V0 की वैल्यू दोनों तरफ से मतलब V0 को मतलब एलिमिनेट करते हैं। V0 को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, अगर पहला इक्वेशन को लिखें ध्यान से, एक और पेज इसमें डालते हैं और इसको पहले एक इक्वेशन लिखते हैं। अगर 1/V0 की वैल्यू मैं यहाँ पर लिखूँ तो क्या होगा 1/V0 इज इक्वल टू पहले इक्वेशन से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसको उधर ले जाएं अगर तो 1/9 और प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1/x हो जाएगा। तो ये लेट से एक इक्वेशन बना, पहले इक्वेशन को थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग करके। दूसरे इक्वेशन को अगर वैसे ही डेंटिंग पेंटिंग किया जाए तो 1/V0 को लेट से उधर ले जाते हैं, तो माइनस जो होगा वो प्लस में आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस ही रहेगा इधर। तो इधर ये 24 - x
प्लस में हो जाएगा, और ये जो है 9 इधर आएगा, 9 इधर आएगा तो -1/9 हो जाएगा, तो -1/9 हो जाएगा, ठीक। और ये V0 जो है वो उधर गया है तो वो +1/V0 हो जाएगा, +1/V0 मतलब इसको इधर मैं दोनों को फिर पलट दिया हूँ, मतलब V0 उधर आएगा, ये सारा मसाला इधर आएगा, तो दोनों को पलट सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। स्वतंत्रता तुम्हें है इतनी सी, ठीक। अब इसको लेट से इक्वेशन 3 बोल दे, इसको इक्वेशन 4 बोल दे। तो अब देखो 3 और 4 में दोनों साइड ये 1/V0 है, तो इस साइड को इक्वेट कर सकते हो, इस साइड इक्वेट करोगे तो होगा क्या कि x जो होगा एक वेरिएबल की तरह बनेगा, एक तुम्हें इक्वेशन मिलेगा, उस इक्वेशन में x जो होगा वो वेरिएबल होगा, तो उसको सॉल्व करके तुम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। तो वही हम करने वाले हैं। तो इस दोनों को इक्वेट करें अगर, तो मतलब बाद में तुम अंग्रेजी में यहाँ पे लिख सकते हो कि ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 3 and 4 1/9 - 1/x इज इक्वल टू 1/24 - x -1/9। ये अपने को एक इक्वेशन बना, ठीक। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो लेट्स से इसको हम लेते हैं यहाँ पे खोपचे में थोड़ा फैला के, और यहाँ पे लेट्स इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक। ठीक है, तो अब करें क्या कि मतलब x को एक साइड कर दो, 9 को एक साइड ले लो, तो 1/9 और ये +1/9 हो जाएगा, ये वाला 9 इधर आए तो इसको उधर ले जाओगे तो 1/24 - x, मतलब ये वाला, और ये -1/x से उधर ले जाओगे तो +1/x हो जाएगा, तो ये +1/x हो जाएगा इधर जाके, ठीक। अब ये इक्वेशन बना, इसको सॉल्व करोगे तो कैसे 2/9 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, और यहाँ पे इसको करें तो 24 - x इंटू एक्स, दोनों को प्रोडक्ट, और फिर 24 - x से डिवाइड करोगे तो x आएगा, उसको x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x बनेगा, यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस, x को इससे डिवाइड करोगे तो 24 - x, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 24 - x, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। अब इसको काट कूट करें तो क्या होगा, +x और -x ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये बना 2/9 इज इक्वल टू 24x - x², ऐसा कुछ बनेगा यहाँ पे, ठीक। और काट कूट करें तो क्या 2 से इसको 12 टाइम्स में कर सकते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 24x - x² इज इक्वल टू 12 इंटू 9। x² को पॉजिटिव करें तो पॉजिटिव करेंगे तो क्या यहाँ पे कर लेते हैं, x² को उस साइड ले जाएंगे तो x² -24, मतलब सब कुछ इधर ही कर देते हैं, तो x² प्लस में जाएगा, ये 24 माइनस में जाएगा, और इधर ऑलरेडी +24x और उधर ऑलरेडी +12 इंटू 9 है, ठीक। और फिर दूसरे साइड इधर क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, सब कुछ हम उधर लेके चले गए तो इधर एक 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे मैं 0 लिख दे रहा हूँ, और बेसिकली जो इस साइड था उसको उस साइड, और उस साइड जो था इसको इस साइड, पूरा पलट दिया दोनों को, ठीक। तो ये एक सिंपल सा ऐसा इक्वेशन बना, सिंपल तो नहीं है पर ठीक है, मतलब ऐसा एक इक्वेशन बना। रायता फैल रहे हो भैया, क्या कर रहे हो, मतलब ये क्यों दिमाग का दही कर रहे हो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो और x की वैल्यू फाइंड आउट करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसे सॉल्व करेंगे, अब इसको देखें अगर, तो ये 12 इंटू 9 है, इसको कैसे लिख सकते हो, 6 इंटू 18 भी लिखा जा सकता है, ये 2 को उधर भेज देता, 6 इंटू 18 लिखेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा, -6 और -18 -24 के बराबर होगा, तो सही है। इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं इसे 6 और 18 से, तो x² -6x -18x + 12 इंटू 9। अब ये अगर ना समझ में आ रहा हो तो तुमने जैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख रखा है पहले वैसे कर लो, या फिर जो फॉर्मूला होता है अपना x = -b + -√d b² -4ac/2a, इसमें भी दोनों वैल्यू पुट कर लो, एक बार प्लस साइन के साथ एक बार माइनस साइन के साथ, तो तुम्हें वैल्यू मिल जाएगा, x की 2 वैल्यू मिल जाएगी। ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जहाँ पे a जो होगा 1 होगा, b जो होगा वो मतलब a 1 होगा, b -24 होगा, और c जो होगा वो 12 इंटू 9 होगा। ये भी यूज कर सकते हो। फिर इसे स्प्लिटिंग वाला अगर आता है ऐसे तो ये भी यूज कर सकते हो। तो इसमें क्या x कॉमन लेंगे तो x -6 हो जाएगा, मतलब इन दोनों में x कॉमन ले सकते हैं, और इन दोनों में -6 कॉमन ले सकते हैं, या फिर -18 भी कॉमन ले सकते हैं। तो x -18 कॉमन लेंगे तो ये 2 उधर जाएगा, तो 9 × 18 6 बचेगा, तो x -6 हो जाएगा।
अब इन दोनों में से x माइनस 6 जो होगा वो कॉमन ले सकते हो, तो बचेगा क्या, x माइनस 18 बचेगा, इधर x और इधर 18, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0, तो या तो ये 0 के बराबर होगा, नहीं तो ये 0 के बराबर होगा, या फिर दोनों 0 के बराबर होगा। तो इधर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, और दोनों ही हो सकता है 0 हो। तो इधर से x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा और इधर से x इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। तो ये x की दो वैल्यू अपने को मिल रही है, या तो 6 या फिर 18। मतलब क्या हुआ है, तो या तो x की वैल्यू 6 होगा, नहीं तो 18 होगा। तो अगर x की वैल्यू 6 हुआ मान लो, तो अगर x की वैल्यू 6 हुआ तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 माइनस 6 18 हो गया, ठीक, 24 माइनस 6 18 हो गया। अगर x की वैल्यू 18 होगा तो इधर कितना हो जाएगा, x 24 माइनस 18 6 हो जाएगा, ठीक। यानी कि फेर पलट हो रहा है, या तो इधर 6 हो इधर 18 हो, या फिर इधर 18 हो इधर 6 हो, कोई भी, मतलब 6 और 18 ही आंसर होगा। O1 और O2 जो होगा या तो 6 और 18 सेंटीमीटर पे होगा। 6 और 18 का देखो एक ही ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहा है, 18 और 6, तो यानी कि जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो हो सकता है O1 18 पे हो तो O2 6 पे होगा, अगर O1 6 सेंटीमीटर पे इधर रहा तो O2 जो होगा उधर 18 सेंटीमीटर पे होगा। तो कुछ भी हो सकता है, पर दोनों में कन्फ्यूजन कुछ नहीं है क्योंकि दो ऑप्शन तो है नहीं, एक ही दे रखा है। तो 18 और 6 ही जो होगा अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। और घबराना नहीं है, वीडियो बंद मत करना अभी यहाँ पे कि भैया क्या पढ़ा रहे हो, कितना मुश्किल है। डिफ़िकल्ट थोड़े से थे, अब थोड़े से आसान आसान आएंगे आगे, मतलब सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं कि इतना ही ये आयोगी जेएस का है तो मतलब थोड़ा सा ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट होगा। कोई नहीं, आसान आसान भी सवाल है इसमें, मतलब आसान इन द सेंस कि मतलब तुम रेंज में थोड़ा समझ सकते हो। NTSC 2021 बिहार में आया हुआ सवाल देखते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर, द इमेज फॉर्म्ड डबल द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस विल बी, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस का दे रखा है, कन्वेक्स लेंस मतलब फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब +20 सेंटीमीटर होगा एफ की वैल्यू, ठीक है। बोल रहा है कि इमेज फॉर्म्ड इज द डबल द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज जो है डबल है, मतलब मैग्निफिकेशन कितना है 2 है, लेकिन +2 है या फिर -2 है, +2 है या फिर -2 है, वो बात नहीं बोल रहा है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस विल बी, क्या होगा, कन्वेक्स लेंस से रियल इमेज भी बनता है, रियल इमेज बनेगा तो -2 होगा, लेकिन वर्चुअल इमेज भी बनता है, वर्चुअल इमेज होगा बनेगा तो +2 होगा। कौन सा केस होगा भैया यहाँ पे, वो तो बात दे नहीं रखा है। अब +2 है, देखो वर्चुअल इमेज बनता है वो मैग्नीफाइड भी बनता है, मैग्नीफाइड बनता है तो मतलब समझ इधर नहीं बनता है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर इधर हो तो इधर ही बनता है, मैग्नीफाइड मतलब +2 भी पॉसिबल है, ठीक, कन्वेक्स लेंस के केस में, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस के केस में, और -2 भी पॉसिबल है, दोनों ही हो सकता है। तो यार यहाँ पे क्लियर कर नहीं रहा है, तो हमें दोनों ही चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं M1 और M2 दो मैग्नीफिकेशन मान लेते हैं कि या तो +2 होगा नहीं तो -2 होगा, और दोनों ही केस में जो हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, तो दोनों ही केस में हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि ऑप्शन में कौन सा मैच हो रहा है। तो अगर हमने मैग्नीफिकेशन की वैल्यू +2 ले लिया तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अब देखो हमें M की वैल्यू पता है, F पता है, U हमें कैलकुलेट करना है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक, मतलब दिमाग लगा के कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, दिमाग लगा के यूज करोगे तो थोड़ा आसानी होगा। U की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कौन सा फॉर्मूला यूज कर ले, मतलब जो सिचुएशन बन रहा है यहाँ पे उसके अनुसार हम फॉर्मूला सोचेंगे। वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं M का, H हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, V बाई U, और भी क्या F बाई F प्लस U, F माइनस V बाई F, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। तो हम फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे जो मतलब काम का हो। M और F पता है, U कैलकुलेट करना है, तो इन्हीं तीनों के टर्म्स में कोई फॉर्मूला अगर मिल जाए तो वही वाला यूज कर लेते हैं। उससे होगा क्या कि उस फॉर्मूले में दो चीज़ें पता होगा, तीसरा चीज़ हमें मिल जाएगा। तो M का फॉर्मूला एक होता है M इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू F बाई F प्लस U। अब इस फॉर्मूला को ज़रा देखो और जो गिवन है वो देखो, दिल खुश हो जाएगा। मतलब कैसे खुश होगा कि M की वैल्यू तुम्हें पता है, F की वैल्यू तुम्हें पता है, U की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सिंपल इसमें F और M की वैल्यू चेप दोगे तो U की वैल्यू मिल जाएगा, तो बस डाल देते हैं। अब M का दो सिचुएशन है, तो पहला सिचुएशन लेते हैं, M की वैल्यू +2 लेते हैं, F की वैल्यू
तो वो फिक्स है 20 ही होगा, 20/20 प्लस यू। अब यहाँ से अगर हम u की वैल्यू एक तो ये बनेगा, दूसरा क्या, -2 इजकल टू 20/20 प्लस यू। ये दूसरा सिचुएशन, दोनों में से कैलकुलेट करते हैं, इससे कैलकुलेट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें या फिर काट कूट देते हैं, 2 से ये 10 टाइम्स में, ये भी 2 से ये 10 टाइम्स में। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, इधर क्या है +1 है, इधर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 20 प्लस यू इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 उधर जाएगा तो -10, -20, 10 - 20 कितना -10 हो जाएगा, तो u की वैल्यू -10 आ रहा है। अगर इसका यूज करके कैलकुलेट करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें इधर तो कितना हो जाएगा, -1 है इधर तो -20 माइनस यू बन जाएगा इजकल टू 10। अब इधर से u की वैल्यू उधर ले जाएं, 10 को इधर लेके आएँ तो -20 माइनस 10 इज इक्वल टू u प्लस यू। तो u इजकल टू क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा। तो u इजकल टू -10 सेंटीमीटर, यहाँ पे -30 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है। अब u की वैल्यू यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे -10 तो दे ही नहीं रखा ऑप्शन में, सिर्फ -30 दे रखा है, तो जीवन आसान हो गया। मतलब दोनों दे रखा होता फिर सोचते कि करना क्या है, हालांकि रायता फैल जाता है, टमरी छितर जाता है मतलब, लेकिन हो नहीं रखा है। जैसा एक ही ऑप्शन दे रखा है सिर्फ 30 सेंटीमीटर वाला, यानी कि u की वैल्यू जो है वो 30 सेंटीमीटर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक, तो ये सवाल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं, अगला सवाल। अब अगला सवाल बहुत ही आसान है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4 सबस्टेंस A, B, C and D respectively are this and this. Out of this substance, which substance will have maximum speed of light? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या, C/V। इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, V स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। हमसे पूछ रहा है कौन से में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा। स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा मतलब V की वैल्यू किस में ज़्यादा होगा, तो V की वैल्यू किस में ज़्यादा होगा, जिसका n कम होगा। तो ऐसा लिख सकते हो कि V इक्वल टू क्या, C/n लिख सकते हो इसी फॉर्मूला से। अब V हमें ज़्यादा चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होना चाहिए। जितना n कम होगा उतना ही V ज़्यादा होगा। अब n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसका है, A, B, C और D। इन चारों को गौर से देखो, गौर से देखोगे तो समझ में आएगा कि इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। मतलब ये कौन सा है, D है, ये A है, B, C और ये D है, यानी कि D में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होगा, V विल बी मैक्सिमम। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा D हो जाएगा, बस इतना ही। वो कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना नहीं है। अगर करना होता कि चलो ये D में सबसे ज़्यादा होगा स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन कितना होगा, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू चेंज देते हैं। V इक्वल टू C की वैल्यू कितना है, 3 × 10⁸। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और n की वैल्यू 1.31। अब काट कुट कर लो, मैं नहीं करूँगा। 3/1.31 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा D में। 3/1.31 कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो, उतना हो जाएगा। ठीक, तो वो मतलब स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा। और किस, यहाँ पे सिर्फ पूछ रहा है किस में, कौन से सब्सटेंस में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगा, तो D में सबसे मैक्सिमम होगा। और उस मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी अगर पूछता तो ये इतना होता ये वाला, लेकिन यहाँ पे पूछ नहीं रहा है, सिंपल मतलब पूछ रहा है किस में होगा, तो बस इतना ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर in front of it, then what will be the position of image and magnification? पोजीशन ऑफ इमेज मतलब V की वैल्यू फाइंड आउट करना है और मैग्निफिकेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, गिवन क्या क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब R की वैल्यू दे रखा है, R मतलब कितना, 10 सेंटीमीटर। थोड़ा सा 1 मिनट, R की वैल्यू कितना, 10 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा है, मिरर है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा। कनकेव मिरर मतलब ऐसा है, ऐसा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर लाई करेगा नेगेटिव साइड में, तो मतलब वो नेगेटिव होगा R की वैल्यू। ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब U की वैल्यू दे रखा है, U की वैल्यू। अब U की वैल्यू हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं, तो ये -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, ओके।
अब हमें v वगैरह फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो r दे रखा है तो पहले तो f कैलकुलेट कर लेते हैं। r दे रखा है, f कितना हो जाएगा, f इजकल टू r/2, तो यानी कि -10/2 मतलब -5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा f की वैल्यू। u की वैल्यू ये रहा। v मतलब पोजीशन ऑफ इमेज, तो v फाइंड आउट करना है तो क्या, मिरर फार्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f में चेप देते हैं। 1/v इजकल टू क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u, u को इधर लेके जाएं तो 1/f, f की वैल्यू कितना -5 माइनस 1/u, u की वैल्यू कितना हो जाएगा -20, ये हो गया। तो ये कितना बन जाएगा, इसको -1/5 और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा +1/20। तो अपने को 1/v की वैल्यू जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो कितना हो जाएगा, -1/5 + 1/20, 20 -4 + 1, तो 5 से इसको 4 टाइम्स में 4 × 1 4, 21 और 1 ये हो जाएगा। तो ये कितना है, -3/20। तो v की वैल्यू v इजकल टू -1/v इजकल टू -3/20, तो पलट देंगे दोनों को, तो इधर बन जाएगा v इजकल टू क्या हो जाएगा, -20/3 सेंटीमीटर। तो पहले तो जो v की वैल्यू पूछ रहा है वो हो गया कितना, -20/3। दूसरा क्या पूछ रहा है, मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। मैग्नीफिकेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर लें, हमें v पता है, u पता है, v हमने कैलकुलेट कर लिया, तो इसी का टर्म्स में मैग्नीफिकेशन यूज कर लेते हैं। मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v/u, माइनस होता है या नहीं वो चेक देखो। लेंस के केस में और मिरर केस में अंतर इतना है साइन का। लेंस के केस में यहाँ पे सिर्फ होता है v/u, लेकिन मिरर के केस में होता है -v/u। हम यहाँ पे मिरर की बात कर रहे हैं, तो मिरर की बात कर रहे हैं तो माइनस साइन के साथ लेंगे, ठीक, माइनस साइन के साथ मतलब -v/u। तो बस डाल देते हैं, -v की वैल्यू कितना, -20/3 और u की वैल्यू कितना, -20, u की वैल्यू ये -20, ठीक। अब देखो ये माइनस माइनस तो निपट जाएगा, तो इधर वाला -1 बचा हुआ है, ये वाला माइनस, ठीक। अच्छा ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा ऊपर का 20/3 वैसे का वैसे हो जाएगा, नीचे देखो कुछ नहीं है तो 20/1 है, और 20/1 है तो उसको पलट दो। मतलब होता क्या है, इस चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे खोपचे में बता रहा हूँ कि मतलब मान लो कि a/b डिवाइडेड बाई c/d है, तो इसको कैसे करते हैं, a/b को एज इट इज लिख देंगे, ऊपर वाला जो है, और जो नीचे वाला है उसको पलट देते हैं, d/c करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, पलट के मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे यहाँ पे 20/1 है तो इसको पलट दो, 20/1 को 1/20 कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, इसको काट कूट करोगे तो 20 कैंसिल, ये हो जाएगा -1/3। तो जो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू है वो कितना हो गया, -1/3। तो ये हो गया, और पोजीशन जो हुआ ये हो गया। तो जो ऑप्शन जो पूछ रहे हैं पोजीशन और मैग्नीफिकेशन कितना होगा, तो ये दोनों हो जाएगा। तो -20/3 और ये -1/3 मैग्नीफिकेशन, बी और एम। तो जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो सवाल यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ, ओके। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट, a convex lens, a focal length this and a plane mirror are arranged as shown in the photo। convex lens, mirror और ऑब्जेक्ट ये सब फोटो में जैसा दे रखा वैसे अरेंज किए गए, ठीक है। हाउ फार बिहाइंड द मिरर इज द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मतलब मिरर के कितना पीछे फाइनल इमेज बनेगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। पहले तो ये, अब इसमें भी वही वाला सिचुएशन होगा जैसे पहले हमने एक देखा था कि पहले क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट है, इसके द्वारा पहले एक कहीं पे इमेज बनेगा, वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और फिर फाइनल इमेज बनेगा I2। तो वो I2 कहाँ पे बनेगा वही हमें चीज़ें कैलकुलेट करना है। प्रोग्राम समझ में आया, प्रोग्राम क्या है। अब सवाल सॉल्व करने पे शुरू करते हैं। तो पहले तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि इसके द्वारा इमेज कहाँ पे बनेगा। उसके लिए क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें चाहिए, u की वैल्यू जो कि दे रखा है 12 सेंटीमीटर, माइनस साइन के साथ लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लेते हैं। फोकल लेंथ, कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना हो जाएगा,
+20, पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं तो ये हो जाएगा +20 सेंटीमीटर। तो पहले तो हमें इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा कि इसके द्वारा जो इमेज बनेगा वो v की वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो v कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए क्या, लेंस फार्मूला का होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक, तो यहाँ से 1/v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/f प्लस 1/u। ठीक, 1/f की वैल्यू कितना, 20 प्लस 1/u, u की वैल्यू कितना, -12, तो 1/-12। तो 1/v की वैल्यू यहाँ से क्या होगा, 1/v इक्वल टू दिस इज इक्वल टू ये वाला है, तो उसको करें तो लिखे तो क्या 1/20 प्लस माइनस माइनस बन जाएगा 1/12 हो जाएगा। ये प्लस और माइनस दोनों मिलके माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे लिख सकते हैं, इसके बाद क्या होगा, LCM 60 हो जाएगा, 23 जा 12 5 जा तो -2/60 हो जाएगा। तो 2 से कैंसिल करें तो -1/30 हो जाएगा। ये क्या हुआ, 1/v की वैल्यू, तो 1/v इक्वल टू -1/30, पलट देंगे, दोनों को पलट देंगे तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, -30 सेंटीमीटर। तो ये हो गया अपना इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस पहले तो नेगेटिव आया है, नेगेटिव आया इसका मतलब क्या है कि वो इस साइड बन रहा होगा, नेगेटिव है, और कितना 30 सेंटीमीटर पे। तो मतलब जो इमेज बनेगा I1 वो इधर बनेगा, लेट से उसको I1 बोल देते हैं, और ये डिस्टेंस कितना होगा 30 सेंटीमीटर का। ठीक, अब ये जो इमेज होगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अब प्लेन मिरर में से हम जानते हैं कि जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना ही इमेज डिस्टेंस। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 और ये 30, तो टोटल ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40। तो यानी कि जो फाइनल इमेज बनेगा वो इससे मतलब 40 इधर बनेगा 40 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर ऑब्जेक्ट का भी डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट इधर इमेज प्लेन मिरर ये रहा, तो ये 40 है तो इधर भी 40 होगा, तो 40 सेंटीमीटर मतलब इस साइड बनेगा। वही हमसे पूछ रहा है कि मतलब हाउ फार बिहाइंड द मिरर, मिरर के कितना पीछे, तो कितना पीछे बनेगा 40 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। मतलब ये कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ओके, अगला सवाल। अभी एनडीएससी का मतलब स्टेज 2 है। देखते हैं सवाल, देखते हैं क्या बोल रहा है। अ पिन AB ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इज केप्ट ऑन द एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस बिटवीन 18 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर एज शोन इन द फोटो। ठीक है, अब मतलब समझ में आ रहा है कि मतलब पिन जो है वो ऐसे नहीं रखा गया है, लेटा के रखा गया है ऐसे, कि इस तरीके से कि एक जो एंड है वो 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे और दूसरा एंड जो है वो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। मतलब पिन का जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है, जो कि दे भी रखा है यहाँ पे। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 10। ये जो कन्वेक्स लेंस है उसका फोकल लेंथ दे रखा है कि वो 10 है। फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड फॉर द इमेज ऑफ द पिन, बेसिकली पी इन नहीं पिन है भैया, टाइपराइटर खोए हुए थे ख्यालों में मासुका के। इमेज मतलब फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड फॉर द इमेज ऑफ पिन, नॉट पी इन। ओके, तो ठीक है, सवाल सॉल्व करते हैं। तो अब इसको करेंगे कैसे, अब देखो मतलब पिन ऐसे लेटा हुआ है तो हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली पिन का जो इमेज बनेगा उसका लेंथ कितना होगा और मैग्निफिकेशन कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो मैग्निफिकेशन इजकल टू क्या, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ इमेज बाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो हमें तो पहले लेंथ ऑफ द इमेज कैलकुलेट करना होगा कि जो पिन का इमेज बनेगा उसका लेंथ कितना होगा। वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इसको 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। मान लो कि ए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और बी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। बी का पहले हम इमेज फाइंड आउट करेंगे कहाँ पे बनेगा, मान लो यहाँ पे बनेगा बी डैश। ए का इमेज फाइंड आउट करेंगे कहाँ पे बनेगा, मान लेते हैं कि इधर बनेगा ए डैश। तो ए डैश माइनस बी डैश कर देंगे, मतलब ये वाला ए डैश ये लेंथ मिल जाएगा, ये हमें लेंथ मिल जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये लेंथ ऑफ द पिन अपने को आ जाएगा। तो यही प्रोग्राम है मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक, तो पहले हम ए और बी के कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो यू ए मतलब ए का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, ये वाला है, तो ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यू बी के कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ तो दोनों ही केस में सेम ही होगा क्योंकि लेंस तो सेम ही है, तो फोकल लेंथ और लेंस का फोकल लेंथ कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है। कन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो वी ए का इमेज डिस्टेंस कितना होगा और वी बी का इमेज डिस्टेंस कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेंस फार्मूला, दोनों ही केस में लेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो दोनों, लेट से इस वाले केस में लेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये वाला केस मतलब ये वाला केस हो गया, इसमें लेंस फार्मूला अप्लाई करें तो क्या, 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f, तो 1/vm माइनस 1/ua इजकल टू 1/f। तो यहाँ से 1/va की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/f प्लस 1/ua। ठीक, तो 1/f की वैल्यू कितना, f मतलब फोकल लेंथ की वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 1/10 प्लस 1/ua ऑब्जेक्ट डिस्टेंस a का कितना है 20 सेंटीमीटर। लेकिन नेगेटिव साइन, अब देखो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिख रखा है, फ्लो में हो जाता है, लेकिन हमें नेगेटिव साइन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं, तो ये नेगेटिव साइन होगा यहाँ पे। ठीक, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे -20 लेंगे, तो 1/, अब इसको तो नीचे लिख लेते हैं, काहे को इतना गजर मजर को ये जाए। तो 1/va इजकल टू क्या हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u, f की वैल्यू कितना 1/10 प्लस 1/ua, a की वैल्यू -20, ये वाला यहाँ पे डाल देंगे। इसको सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस मिल के माइनस बन जाएगा, तो 1/10 माइनस 1/20 हो जाएगा। इसका एलसीएम 20, 10 to 1, 1/20। तो VA की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/VA इजकल टू 1/20, तो VA की वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों को पलट देंगे तो 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको VA ऐसे खोपचे में रखते हैं अभी। अब VB कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली दूसरे वाले का इमेज पोजीशन कितना होगा, मतलब B जो पॉइंट है उसका इमेज पोजीशन क्या होगा वो कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए क्या, सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो पूरा लिख के इतिहास नहीं करेंगे, पूरा यहाँ से डायरेक्ट करते हैं। तो 1/ जो VB होगा, 1/VB मतलब सेम तरह का फॉर्मूला बनेगा, ये 1/VB जो होगा 1/f प्लस 1/ub के बराबर होगा। तो 1/f मतलब 1/10 प्लस 1/ub, b का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है -18 सेंटीमीटर। ठीक, ये क्या बन जाएगा 1/10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक, अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 और 10 का 90 हो सकता है, 10 9 जा 18 95, तो 4/90, इसको कैंसिल करें तो 2/45 लिख सकते हैं, 2/45। ठीक है, तो 1/VB जो है 2/45 दोनों को पलट देते हैं, तो VB जो होगा वो कितना 45/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको पॉइंट में लिखे तो 2.5 लिख सकते हैं, इतना सेंटीमीटर, ये VB हो गया। तो अब देखो दोनों को VA और VB दोनों मिल गया, मतलब इसका इमेज पोजीशन इसका इमेज पोजीशन। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बेसिकली मतलब हमें जो लेंथ ऑफ इमेज है वो मिल जाएगा। तो जो लेंथ ऑफ इमेज होगा वो कितना हो जाएगा, VB माइनस VA, जो बड़ा है उसमें से छोटा को घटा देते हैं, 22 में से मतलब छोटे को घटा देते हैं, तो 22.5 माइनस 22.5, ये हो गया लेंथ ऑफ इमेज। और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा, लेट्स LI बोल देते हैं, और जो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है कि ऑब्जेक्ट का लेंथ यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है। तो मैग्नीफिकेशन का हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। मैग्नीफिकेशन वहाँ पे हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता था, यहाँ पे लेंथ ऑफ इमेज बाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेंथ ऑफ इमेज बाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ इमेज कितना है 2.5 बाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 2, 25 नीचे 10 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 रहेगा, काट कूट करे तो 5 से 5 बार में 5 दूना के 10, 5/4 को 1.25 लिख सकते हो। तो जो मैग्नीफिकेशन हमसे पूछा जा रहा है कितना होगा, तो 1.25 मैग्नीफिकेशन हो जाएगा। 1.25 मतलब सी वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो सवाल यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा सवाल को ध्यान से देखेंगे, मतलब देख के मतलब थोड़ा गौर फरमा के, बीच में इधर उधर खाते पीते देखोगे, सोते सोते लेटे लेटे देखोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो थोड़ा गौर करके, जब भौंक रहा हूँ मैं तो थोड़ा गौर से सुनो कि क्या बोल रहा हूँ, सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा, इतना भी कुछ नहीं है। अगर तुमने वीडियो लेक्चर देख रखा है तो भाई साहब फिर तो मतलब कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ दिस इट हैज़ टू बी कंबाइंड विद द सेकेंड लेंस सो डैट द कॉम्बिनेशन हैज अ पावर दिस। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द सेकेंड लेंस, फोकल लेंथ कन्वेक्स क्या होगा। ठीक है,
तो दो लेंस को हम मर्ज कर रहे हैं, दोनों दो लेंस को कंबाइन कर रहे हैं और इक्विवेलेंट पावर दे रखा है कि दोनों का जो कंबाइंड पावर होगा P इक्विवेलेंट वो दे रखा है 1.5 डायोप्टर मतलब D। ठीक। अच्छा, दो लेंस को जब हम कंबाइन करते हैं तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं P1 प्लस P2 इज इक्वल टू क्या होता है, P इक्विवेलेंट होता है। ठीक। और पावर का फॉर्मूला क्या, 1/f। तो P1 को तुम क्या लिख सकते हो, 1/f1 प्लस P2 को क्या लिख सकते हो, मतलब P1 जो है वो पहला लेंस है जिसका फोकल लेंथ हमें पता है और P2 क्या होगा वो नहीं पता है, तो P2 को हम बोल देते हैं 1/f2 बोल देते हैं। P2 हमें नहीं पता है और इक्विवेलेंट पावर दे ही रखा है यहाँ पे 1.5 डायोप्टर, तो ये 1.5 डायोप्टर, इसको P इक्विवेलेंट ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक। F1 की वैल्यू दे रखा है, एक का फोकल लेंथ तो दे रखा है। अब देखो ये बात का हमेशा ध्यान देंगे कि पावर जब डायोप्टर में ले रहे हो तो फोकल लेंथ को मीटर में लेना है। ठीक। और यहाँ पे ऑलरेडी मीटर में दे रखा है तो अच्छी बात है, अच्छे इंसान है ये लोग, ये फोकल लेंथ ऑलरेडी मीटर में दे रखा है। तो F1 की वैल्यू नहीं दिया रहता तो कन्वर्ट करते हैं, वन इसको 0.5 मतलब कन्वर्ट करके मीटर में पहले करते हैं और फिर पुट करते हैं, तो F1 की वैल्यू हम मीटर में पुट करेंगे। ठीक। प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1.5। ठीक। अब ये इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो हमें F2 की वैल्यू मिल जाएगी, F2 जो मिलेगा वो भी मीटर में ही मिलेगा। ठीक। तो बस 1/f2 इजकल टू क्या हो जाएगा 1.5। 1.5 को क्या लिख सकते हो 15/10 लिख सकते हो। ठीक। और इसको उधर लेके जाएं तो -0.5 हो जाएगा, 0.5 को 5 और ऊपर 10 चला जाएगा। इसको थोड़ा काट कूट करें तो कितना हो जाएगा, ये 3 और ये 2, 5 3 जो 5 से ये 2 टाइम्स में, तो 3/2 -2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3/2 मतलब 1.5 और माइनस, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 3 -4 -1/2। तो 1/f2 की वैल्यू -1/2 आया। F2 कितना हो जाएगा, दोनों को पलट देंगे, 1/f2 इजकल टू -1/2, दोनों को पलट दें अगर तो F2 इजकल टू -2 हो जाएगा, -2/1 तो 1 तो कुछ नहीं है मतलब, ठीक है, -2 मीटर। तो जो फोकल लेंथ होगा दूसरे का वो कितना हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू। अच्छा ठीक है, बाद में देखते हैं। तो मतलब दूसरे लेंस का जो फोकल लेंथ है वो -2 मीटर हो जाएगा और फोकल लेंथ नेगेटिव आया तो इसका मतलब क्या कि मतलब लेंस होगा वो कौन सा होगा, नेगेटिव फोकल लेंथ किसका होता है, कनकेव का होता है। यानी कि जो दूसरा लेंस होगा वो कनकेव लेंस होगा और उसका जो फोकल लेंथ होगा वो 2 मीटर होगा। ठीक। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, कनकेव लेंस और फोकल लेंथ 2 मीटर, सही बात है, पहला ऑप्शन ही मैच कर गया कि जो दूसरा लेंस है वो कौन सा हो सकता है, कनकेव लेंस और जिसका फोकल लेंथ 2 मीटर हो। ठीक, जो कि हमने ऑलरेडी देखा, तो यही वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक। तो बाकी ऑब्वियस है कि गलत ही होगा, 0.5 मीटर दे रखा है, कन्वेक्स लेंस यहाँ पे दे रखा है, नहीं कनकेव होगा, 2 मीटर तो सही है पर कन्वेक्स वो नहीं, गलत है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे वही करेक्ट हो जाएगा। ठीक। तो सवाल ये मतलब कंप्लीट हुआ। अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर। ठीक है। डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, व्हाट हैपन इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फर्दर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, बात का ये तो बात का देखते हैं। पहले क्या बोला, डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, मतलब जो इमेज बनेगा कैसा इमेज बनेगा उसके बारे में बताइए। ठीक है, दे क्या रहा है, ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है, प्लेस्ड एट इतना फ्रॉम अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ दिस। ठीक है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है पहले वो लिख लेते हैं। कनकेव लेंस है, उसका फोकल लेंथ दे रखा है, तो एफ की वैल्यू क्या 21 सेंटीमीटर दे रखा है, कनकेव है तो नेगेटिव साइन के साथ होगा। ठीक, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया 14 सेंटीमीटर पे, तो यू होगा वो -14 सेंटीमीटर होगा। ठीक, और क्या दे रखा है, साइज ऑफ इमेज दे रखा है, तो इमेज का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना 3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा हम पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं। ठीक, ठीक है। तो अब क्या कैलकुलेट करें, डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, मतलब डिस्क्राइब मतलब पूरा का बारा बताओ कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा। तो पहले तो इमेज पोजीशन फाइंड आउट कर लेते हैं। इमेज पोजीशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एफ और यू पता है, वी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। अच्छा, अगर अभी तक तो हमने ये बहुत बार फॉर्मूला अप्लाई किया, चलो कुछ और मेथड से अप्लाई सोचते हैं, देखते हैं। ठीक, हमें f पता है, u पता है, तो हम मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो वो करते हैं, थोड़ा अलग तरीका, अतरंगी सा। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या, f/f, ये क्या है लेंस है, तो लेंस के केस में f/f + u होता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला।
ये मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा, एफ़ की वैल्यू -21, एफ़ की वैल्यू -21 प्लस यू की वैल्यू -14, ठीक है। ये कितना हो जाएगा -21 और ये -21 प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो -21 -14 ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -35 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, 7 से 3 टाइम्स में, 7 से 5 टाइम्स में, यानी कि 3/5 मैग्नीफिकेशन हो जाएगा। अच्छा, मैग्नीफिकेशन मिल गया तो हम हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, इससे कर सकते हैं भाई। मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है भाई, क्या बहुत होता है, एफ वी के टर्म्स में लिखे तो एफ माइनस वी बाई एफ, ये भी तो फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का। तो अगर कलर थोड़ा बदल देते हैं, फील आ जाएगा। मैग्नीफिकेशन का एफ माइनस वी बाई एफ, ये भी एक फॉर्मूला होता है। इसमें अगर हम एम की वैल्यू और एफ की वैल्यू, एम हमने कैलकुलेट कर लिया, वो वैल्यू पुट कर सकते हैं 3/5, और एफ की वैल्यू -21 पुट कर दें तो वी की वैल्यू मिल जाएगा। एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो वी की वैल्यू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो वी की वैल्यू मिल जाएगा, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पोजीशन ऑफ इमेज देखो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, पर यूजुअली ऐसे रिकमेंडेड नहीं होता है, पर ठीक है, एक तरीका ये भी है। माइनस कॉमन ले लोगे तो 21 प्लस भी बन जाएगा, नीचे -21, माइनस माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 21 इज इक्वल टू 5 × 21 प्लस 5v, तो 5v इजकल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके जाओगे तो 3 × 21 माइनस 5 × 21, तो 21 कॉमन ले लोगे तो 3 माइनस 5 हो जाएगा, तो 21 × -2 हो जाएगा ये, तो v की वैल्यू कितना हो जाएगा, -21 × 2 मतलब -42/5 हो जाएगा। अब हो सकता है कैलकुलेशन अगर मैं फास्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा तुम वीडियो पॉज करके खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करो और उससे देख लो, तो -8.4 हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक। तो v की वैल्यू ये आ गई, पोजीशन ऑफ इमेज ये हो गया, मैग्नीफिकेशन ये हो गया। हाइट ऑफ इमेज ज़रा फाइंड आउट कर लेते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट दे रखा है तो इमेज का हाइट पता कर लेते हैं। क्या कैसे कर सकते हैं, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला m इजकल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो मैग्नीफिकेशन इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्नीफिकेशन कितना 3/5 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3, तो 9/5, 9/5 मतलब 1.8 हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक। तो ये हाइट ऑफ इमेज हो गया। तो अब इमेज के बारे में तुम क्या क्या बता सकते हो, एक तो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू देख के ही बहुत सारी चीज़ें बता सकते हो। एक तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब इरेक्ट होगा, जो इमेज होगा वो इरेक्ट होगा, इरेक्ट इमेज वर्चुअल होता है, ठीक। साइज की बात करें तो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू क्या है, 1 से छोटा है, लेस देन 1 है, लेस देन 1 है यानी कि स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक, स्मॉलर होगा, इतना ही काफ़ी है। तुम यहाँ से भी देख सकते हो कि हाइट ऑफ इमेज 1.8 आया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 3 है, तो इमेज छोटा बन रहा है, उसे बोल सकते हो, ठीक। यहाँ पे इमेज का तुम साइन देखो, अगर नेगेटिव आया, मिरर के केस में इमेज का अगर साइन नेगेटिव आया मतलब इमेज का पोजीशन नेगेटिव है, इमेज का पोजीशन नेगेटिव आया है, नेगेटिव आया है, फिर तो रियल होना चाहिए था ना, नेगेटिव कैसे हो सकता है, एक मिनट, माइनस माइनस, अगर मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करें तो -v/u होता है, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि वर्चुअल है तो कनकेव मतलब, अच्छा सॉरी ये लेंस है, सॉरी लेंस के केस में ठीक है, मुझे लगा मिरर है। लेंस का केस है, लेंस के केस में अगर रियल नेगेटिव आया मतलब इसी साइड बन रहा है, इस साइड बन रहा है ना कि वर्चुअल मतलब इमेज होगा, सही है। मेरे को लगा मिरर है तो थोड़ा देर के लिए बौखला गया था, होता है डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इमेज नेगेटिव आया मतलब क्या कि लेंस का इसी साइड बनेगा, लेंस है कौन सा, कनकेव है, तो यहाँ पे कन्वेक्स बना रहा हूँ, कनकेव है, डिप्रेशन तो नेगेटिव मतलब इस साइड होगा, तो ठीक है। लेंस का अगर नेगेटिव आया मतलब इस साइड जो होता है वो वर्चुअल इमेज होता है, ठीक। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे तरीके हैं बताने के लिए। लेंस के केस में अगर नेगेटिव आया मतलब सेम साइड बनेगा, सेम साइड मतलब बनता है तो उसमें जो होगा वो जो इमेज का नेचर होता है वो वर्चुअल होता है, ठीक है। तो ये सारी मतलब ये सवाल कंप्लीट हो गया, सवाल में यही सब था, कैलकुलेट करना, डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, तो वो तो हो गया। ये सब होगा, छोटा बनेगा, इतना हाइट ऑफ इमेज होगा, इतना पोजीशन ऑफ इमेज होगा। और एक बात पूछ रहा है कि व्हाट हैपन इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस। अच्छा ये ज़रा देखते हैं, मतलब एक पेज लो, तो
अगर ये लेंस कौन सा है, कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस मतलब ऐसा कुछ है। अब यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा गया है, ऑब्जेक्ट को अवे फ्रॉम द लेंस बोल रहे हैं। ऑब्जेक्ट को अगर इधर भेजा जाए, ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, जरा पोजीशन के फाइंड आउट करो। फोकल लेंथ कितना है, 21 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट का पोजीशन कितना है, -8.4। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कहीं पे फोकल लेंथ है और ऑब्जेक्ट कहीं पे यहाँ पे रखा गया है 8.4 सेंटीमीटर पे, ठीक। अब ऑब्जेक्ट को तुम अगर इधर ले जाओगे तो इमेज के साथ क्या होगा, इमेज का सॉरी ऑब्जेक्ट -14 पे है और इमेज 8.4 पे है, सॉरी ऑब्जेक्ट -14 पे है, ठीक है। फिर भी बात वही रहेगी, फोकल लेंथ कितना, -21, मतलब ये 21, ये 14 है, और इसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो 8.4 इमेज बन रहा है, सॉरी भाई 8.4 बहुत डिप्रेशन है। ये ऑब्जेक्ट रहा, ये इमेज हुआ, ये फोकल लेंथ। तो अब इस ऐसा सिचुएशन है अभी, अब बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को अगर फार्दर फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट रिमूव फार्दर फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट को इधर ले जाया जाए तो क्या होगा। तो होगा क्या, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट फोकस के तरफ जाएगा, तो हम जानते हैं ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे गया तो इमेज कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। तो ऑब्जेक्ट फोकस के तरफ मूव करेगा तो इमेज किधर मूव करेगा, इन्फिनिटी के तरफ मूव करेगा। इन्फिनिटी के तरफ मूव करेगा मतलब बहुत दूर चला जाएगा ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज, बात समझो। ऑब्जेक्ट अगर फोकस के तरफ जाए तो जो इमेज होगा वो कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट को अगर हम इधर मूव करें तो जो इमेज होगा वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा भाई साहब। तो इमेज विल ऑल्सो मूव अवे फ्रॉम द लेंस, होगा क्या, इमेज विल ऑल्सो मूव अवे फ्रॉम द लेंस, इमेज भी अवे फ्रॉम द लेंस मूव करेगा, ठीक। अगर ऑब्जेक्ट को लेंस से जुदा कर रहे हो तो इमेज भी लेंस से जुदा होगा, वो भी इधर मूव करेगा। ओके तो ये मतलब सिचुएशन था, ये होगा इसमें, ठीक है। आगे का सवाल देखते हैं। अगला सवाल, अगला बोल रहा है द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव लेंस इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन ऑर्डर so that the image is 1/5 of the size of object, where is the image, what is its lateral magnification। okay बोल के रहेगी फोकल लेंथ कनकेव लेंस का दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो कनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैग्निफिकेशन के बारे में बोल रहा है कि इमेज इज 1/5 ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है, 1/5 है, 1/5 है। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखो लेंस कौन सा दे रखा है, लेंस कनकेव लेंस से हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनता है, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, हमेशा इरेक्ट ही बनता है, तो हम मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो इसमें भले ही नहीं दे रखा है पर हम श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि कनकेव लेंस से हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनता है, तो पॉजिटिव साइन के साथ होगा, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि वेयर इज़ द इमेज, मतलब इमेज का पोजीशन कहाँ पे होगा, v की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। और क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द लैटरल मैग्निफिकेशन, मतलब m की वैल्यू क्या होगी वो हमें, m की वैल्यू तो दे ही रखा है भाई साहब। व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन ऑर्डर दैट इमेज इज 1/5 ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब दे रखा है कि हाइट ऑफ इमेज इज 1/5 ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो HI/HO की वैल्यू तो 1/5 हो जाएगी, तो मैग्निफिकेशन तो दे ही दिया कि 1/5। अच्छा साइन के साथ पूछ रहा होगा तो लेटरल मैग्निफिकेशन कितना होगा, पॉजिटिव साइन के साथ होगा, +1/5 होगा। तो एक तो लेटरल मैग्निफिकेशन यहीं से आ गया। व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पूछ रहा है और वेयर इज द इमेज, मतलब इमेज डिस्टेंस भी पूछ रहा है, तो U भी पूछ रहा है और V भी पूछ रहा है। इस केस में 3 चीज़ें पूछ रहा था, एक तो मैग्निफिकेशन हो गया, ये 2 चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, अब देखो F पता है और M पता है, U और V कैलकुलेट करना है, तो एक बार F और M U के टर्म्स में, मतलब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एक बार हम इसको इससे कर सकते हैं कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू F बाई, ये लेंस है तो लेंस के लिए F/F प्लस U होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो अगर हम ये कर दें F/F प्लस U,
तो क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, एम की वैल्यू तुम्हें पता है, एफ की वैल्यू पता है, तो यू की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा। तो सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे, एफ एम की वैल्यू 1/5 इजकल टू एफ की वैल्यू -10/f की वैल्यू -10 प्लस यू की वैल्यू ऐसे ही छोड़ देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, -10 प्लस यू इज इक्वल टू -50। ये 5 को इधर कैंसिलेशन करें तो यहाँ से u क्या हो जाएगा, u इजकल टू 10 को उधर ले जाएं तो -50 प्लस 10, या 10 उधर चला जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, -40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो u की वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, -40 सेंटीमीटर। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो 40 सेंटीमीटर होगा, ठीक। अच्छा, इमेज के बारे में पूछ रहा है कि इमेज कहाँ पे बनेगा, तो उसके लिए भी चलो यही फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ऐसा वाला ही। m इजिकल टू क्या होता है, f माइनस v/f होता है, ठीक। इसमें अगर हम m की वैल्यू और f की वैल्यू डाल दें तो हमें v की वैल्यू मिल जाएगा। डाल देते हैं, m की वैल्यू कितना 1/5 इजिकल टू f -10 -v/-10, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, -10 इजिकल टू 5 उधर जाएगा तो -50 -5 v हो जाएगा, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई, अब काट कुट करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 5v को इधर लेके आते हैं और 10 को उधर लेके जाते हैं, तो 5v -5v है तो इधर आएगा तो +5v हो जाएगा, इधर -50 ऑलरेडी है और उधर से माइनस आएगा तो +10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -40। तो v इजकल टू क्या हो जाएगा, -40/5 -8 सेंटीमीटर, यानी कि जो इमेज डिस्टेंस होगा वो 8 सेंट। नेगेटिव साइन मतलब लेंस का सेम साइड बनेगा, ऑब्वियस है, कनकेव लेंस के केस में हमेशा इधर ही बनता है, तो नेगेटिव आना भी चाहिए था। और जो उसका पोजीशन होगा कि मतलब वेयर इज द इमेज, तो 8 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ लेंस, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि नेगेटिव साइन आया हुआ है, फ्रंट ऑफ लेंस, ठीक। तो ठीक है, मतलब ये सवाल कंप्लीट हुआ। ये हो गया इमेज पोजीशन, ये हो गया ऑब्जेक्ट पोजीशन और ये हो गया मैग्नीफिकेशन। तो 3 बातें पूछी जा रही थी, ठीक। तो सवाल ये कंप्लीट हुआ। अगला सवाल बोल रहा है, अ कनकेव स्पेरिकल मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 2 मीटर, इज यूज्ड एज ए सेविंग मिरर, ठीक है। इफ द सेवर इज दिस मीटर फ्रॉम द मिरर, वेयर इज द इमेज, व्हाट इज द लैटरल मैग्नीफिकेशन, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर r की वैल्यू दे रखा, मीटर में दे रखा, ये ध्यान देंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, नहीं करें, दोनों सेम ही मीटर में ही दे रखा है सब कुछ, तो सब कुछ मीटर में ही रखते हैं, तो छोड़ देते हैं इसको मीटर में ही r की वैल्यू। तो हमें चाहिए होगा फोकल लेंथ, तो f कितना हो जाएगा, f इजकल टू r/2, तो 2/2 मतलब 1 मीटर हो जाएगा फोकल लेंथ, ठीक है। इफ़ द सेवर इज दिस मीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब क्या हुआ कि मिरर जो है, सेवर मतलब जो सेव कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे है, 0.4 मीटर पे, मतलब u की वैल्यू दे रखा है, u की वैल्यू कितना हो जाएगा, -0.4 मीटर, ये u हो गया और ये f हो गया, ठीक। अपने को क्या फाइंड आउट करना है, वेयर इज द इमेज, v फाइंड आउट करना है, तो क्या मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, 1/v - 1/u प्लस 1/u इजकल टू 1/f, मिरर फॉर्मूला है, मिरर में प्लस आता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/v इजकल टू 1/f माइनस 1/u, f की वैल्यू कितना 1 माइनस 1/u की वैल्यू कितना -0.4, ठीक है। तो 1/1 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये 0.4 मतलब 4/10 हो जाएगा, 10/4 मतलब पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 चला जाएगा और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा इसका 4 प्लस 10 14/4 हो जाएगा, तो मतलब 2 से करें तो 7/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/v इजकल टू 7/2 सही है ना, ये 4 सही है, तो 1/v इजकल टू 7/2, तो दोनों को पलट देंगे तो v इजकल टू क्या हो जाएगा 2/7 मीटर, सब कुछ मीटर में है। तो जो इमेज कहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। लैटरल मैग्नीफिकेशन पूछ रहा है, तो m की वैल्यू क्या होती है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है मिरर के केस में, -v/u, माइनस होता है या नहीं, माइनस होता है या नहीं, मैं भी बहुत कंफ्यूज करता हूँ मिरर के केस में, मिरर जो
रियल होगा तो माइनस होता है, माइनस वी बाई यू ही होता है, ठीक। तो फॉर्मूला माइनस वी बाई यू हो जाएगा, ठीक। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये हो गया। अब इसमें अगर वैल्यू डालें तो माइनस वी की वैल्यू कितना, 2/7, और यू की वैल्यू कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -0.4। साइन के साथ डालेंगे, ये बात ध्यान देंगे। हमें वी पॉजिटिव मिला है तो पॉजिटिव साइन के साथ डालेंगे, ठीक। तो ये हो गया। अब इसमें ऐसे माइनस माइनस ही क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो गया तो प्लस हो जाएगा, 2/7 और 0.4 है, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 चला जाएगा। इसको 2 से 2 टाइम्स में, ये 2 से 5 टाइम्स में, तो 5/7 हो जाएगा। इतना कुछ भी यूनिट नहीं होगा, मैग्नीफिकेशन का कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो जो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू होगा वो 5/7 हो जाएगा, ठीक। तो मतलब ये दूसरा हो गया। पर मैग्नीफिकेशन 5/7 मतलब 1 से कम है, 1 से कम तो नहीं होना चाहिए था, 1 से ज़्यादा होना चाहिए था। फोकल लेंथ 1 है और जो ऑब्जेक्ट 0.4 पे खड़ा है तो मतलब नज़दीक ही खड़ा है, नज़दीक खड़ा है तो मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा आना चाहिए। कुछ गड़बड़ कुछ दिख नहीं रहा, ये ठीक है। माइनस वी बाई यू, वी की वैल्यू 2/7 और u की वैल्यू 0.4। यहाँ पे कुछ काट कुट करते साइन तो टाइम तो कुछ नहीं हो गया। ये तो माइनस माइनस एक तो प्लस बन जाएगा, 2/7 और ये 10/4 हो जाएगा। ये 2 ये 5 तो सही है, 5/7 ही आ रहा है मैग्नीफिकेशन। पर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि कनकेव मिरर के बगल में नज़दीक में खड़ा है भाई, तो मैग्नीफाइड बनता है। मैग्नीफाइड बनता है तो मतलब अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। माइनस माइनस प्लस, ये 4 हो जाएगा, 4 + 10 14/4, 7/2। तो भी की वैल्यू 2/7 मीटर पॉजिटिव है, वो भी सही है क्योंकि पॉजिटिव आना भी चाहिए था क्योंकि इधर बन रहा है मतलब इमेज। लेकिन गड़बड़ क्या हुआ है समझ में आया। 2 साल तक 2 घंटे से सोच रहा हूँ भाई कितना होगा। तो अब ये देखो एफ की वैल्यू यहाँ पे +1 हमने ले रखा है, कनकेव मिरर है भाई साहब, कनकेव मिरर है तो एफ की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। ये गड़बड़ हुआ है, बात बुझ रहे हो। इस वाले चैप्टर में साइन बहुत लोचा करता है तो इसका बहुत ध्यान रखना। एफ की वैल्यू यहाँ पे देखो माइनस साइन के साथ होना चाहिए ना, वही गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे एफ की वैल्यू माइनस साइन के साथ लेंगे, माइनस लेंगे तो ये माइनस होगा, यहाँ पे ये -4 होगा। -4 होगा तो ये क्या होगा, 6/10 - 4 6/4 हो जाएगा, मतलब 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2/3 होगा, 7 की जगह 3 होगा, 7 की जगह पे 3 होगा तो 5/3 हो जाएगा मैग्नीफिकेशन। यहाँ पे भी 7 की जगह पे 3 आएगा तो जो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू होगी वो 5/3 हो जाएगी। तो मतलब बात समझ में आया। गलती किसी से भी हो सकता है, मैं भी इंसान ही हूँ, तो फ्लो में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। देखो कनकेव स्पेरिकल में कनकेव मिरर देगा, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं तो वो नेगेटिव से लेंगे, इसीलिए गड़बड़ी हो रही थी। तो ये हो जाएगा और ये पोजीशन हो जाएगा, ये मैग्नीफिकेशन हो जाएगा। तो ये दोनों ही बात कंप्लीट हुआ। ओके, अगला सवाल क्या, और ये लास्ट सवाल है शायद, इसके नहीं एक और है, ठीक। इसके बाद शायद एक और है, अच्छा उसके बाद बताया भाई, बहुत सवाल है, ठीक है करते हैं। सवाल बोल रहा है फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फाउंड व्हेन द ऑब्जेक्ट साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस दिस फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ दिस, ठीक है। कनकेव मिरर फोकल लेंथ नेगेटिव -10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हाइट 1 सेंटीमीटर दे रखा है और पूरा इतिहास सब कुछ बताना है, ठीक है। तो पहले तो हम v फाइंड आउट करते हैं, तो 1/v + 1 मिरर है या क्या है, लेंस है, कनकेव मिरर है तो मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f हो जाएगा। तो 1/v कितना हो जाएगा, 1/f - 1/u। f की वैल्यू -15
-1/u, u की वैल्यू सॉरी f की वैल्यू -10, -1/u, u की वैल्यू -15, ठीक। मतलब ये बराबर का साइन है, ये दिख रहा है यहाँ पे। f की वैल्यू हमने -10 डाला और u की वैल्यू -15 डाला, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, ये 1/v इज इक्वल टू, मतलब ये 1/v इक्वल टू दिस, ये क्या है -1/10 और माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा +1/15। ये करें तो कितना हो जाएगा, 15 और 10 30 हो जाएगा, तो -3 + 2 हो जाएगा, तो -1/30 हो जाएगा। ये 1/v की वैल्यू हो गई, दोनों को पलट देंगे तो v की वैल्यू कितना हो जाएगा -30। तो इमेज पोजीशन अपने को मिल गया। ज़रा बाकी सब चीज़ें बताने के लिए साइज वगैरह मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। m की वैल्यू क्या -v/u मिरर के केस में, ठीक। मिरर के केस में तो -v की वैल्यू कितना -30 पुट कर देते हैं और u की वैल्यू -15, ठीक। माइनस माइनस कैंसल, 15 से ये 2 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा -2 मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन ये रहा ज़रा, तो मैग्नीफिकेशन क्या, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, वो -2 है, तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा -2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा -2 सेंटीमीटर। तो ये साइज ऑफ इमेज हो गया। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू देख के हम नेचर के बारे में बता सकते हैं कि उसका व्यवहार कैसा है, कैरेक्टर कैसा है। नेगेटिव मैग्नीफिकेशन पहले तो नेगेटिव है, मतलब इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। इसकी मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है, मतलब मैग्नीफाइड होगा, ठीक। और इन्वर्टेड इमेज जो होता है वो रियल होता है। तो नेचर के बारे में ये बोल सकते हैं, साइज ये हो गया और पोजीशन ये हो गया, ठीक। माइनस साइन मतलब क्या हुआ, माइनस साइन मतलब नेगेटिव साइड में, मतलब इसी साइड में कहीं पे इमेज बना हुआ है, ठीक। मिरर कनकेव है, इमेज इस साइड कहीं पे बना हुआ है, ठीक। तो ये सारी बातें जो हमसे पूछी जा रही थी नेचर वेचर के बारे में, वो सब कंप्लीट हुआ, ठीक। अगला सवाल आगे बोल रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ दिस सो दैट इमेज ऑफ ट्रिपल साइज इज फॉर्म्ड। अच्छा, कनकेव मिरर है, इमेज ट्रिपल साइज, मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है वो 3 गुना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, तो मतलब HI/HO की वैल्यू 3 है, मतलब मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 3 है। अब +3 या -3, अब देखो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में मैग्नीट्यूड पहले ग्रेटर देन 1 है, मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है, यानी कि इमेज मैग्नीफाइड है। कनकेव मिरर के केस में मैग्नीफाइड इमेज कब बनता है, मैग्नीफाइड इमेज देखो, रियल इमेज भी मैग्नीफाइड हो सकता है, वर्चुअल इमेज भी मैग्नीफाइड हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हो नज़दीक में तो इमेज बड़ा बनता है, वो भी मैग्नीफाइड होता है, और अगर बीच में इधर भी रखा होता है तब भी मैग्नीफिकेशन मतलब ग्रेटर देन 1 हो सकता है, ठीक। इधर रियल इमेज भी ग्रेटर देन 1 हो सकता है, ठीक। तो क्या होगा, मतलब यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट हो तब भी रियल इमेज बनेगा और उसमें मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो सकता है, ठीक। तो मतलब रियल और वर्चुअल दोनों ही मैग्नीफाइड हो सकते हैं, मतलब मैग्नीफिकेशन जो होगा वो +3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। कुछ क्लियरिटी यहाँ पे, दिस सो दैट द इमेज ऑफ ट्रिपल साइज इज फॉर्म, कुछ भी प्लस एंड माइनस के बारे में कुछ बोल ही नहीं रखा है, सिर्फ ट्रिपल साइज, तो +3 भी हो सकता है -3 भी हो सकता है, ठीक है। तो हम दोनों ही केस लेके चलेंगे। फोकल लेंथ दे रखा है 15 से 50 सेंटीमीटर, तो एफ की वैल्यू कनकेव है तो नेगेटिव होगा और वो 50 सेंटीमीटर ऐसा दे रखा है, तो ये तो ठीक है। अब 2 केसेस इसमें बनेंगे। अगर मैग्नीफिकेशन +3 हुआ तब पूछ कर रहा है व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, तब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा। ऑब्वियस है कि मतलब जब मैग्नीफिकेशन +3 है मानी कि फोकल लेंथ के अंदर ही रखा गया होगा, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो लेस देन 50 सेंटीमीटर आना चाहिए, ठीक। पर कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं एम की वैल्यू क्या होता है। अब मैग्नीफिकेशन का कौन सा फार्मूला यूज कर लें, F/F - U, ये वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं। मिरर के केस में मैग्नीफिकेशन का फार्मूला ये भी होता है, दैट विल बी इक्वल टू +3। यहाँ पे F की वैल्यू पुट कर दें, F की वैल्यू -50 - U इज इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगा,
इसको लेट से इधर ही सॉल्व करते हैं। पहले तो माइनस खोपचे में लेके सब कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऊपर -50 नीचे माइनस ले तो कॉमन ले तो 50 प्लस u हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3। अब ये माइनस और माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इक्वल टू का साइन है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये दिस इंटू 3 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 इंटू 50, तो 3 इंटू 50 डायरेक्ट लिख के देते हैं, 150 प्लस 3u इज इक्वल टू 50 हो जाएगा इधर, ठीक। 150 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 3u इज इक्वल टू 50 माइनस 150, तो ये हो जाएगा 3u इज इक्वल टू -100, ठीक। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, -100/3 सेंटीमीटर। तो अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव हुआ, अब देखो u की वैल्यू -100/3 मतलब -33.33 इसको लिख सकते हो। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेस देन 50 सेंटीमीटर आना चाहिए, क्योंकि कनकेव मिरर के केस में वर्चुअल तभी बनता है जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा गया हो, ठीक। तो मतलब ये टोटल 50 है तो ये 50 से कम ही होना चाहिए, जो कि 33 आ रहा है, सही बात है। तो या तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हो सकता है, या फिर अगर नेगेटिव वाला केस लें अगर m की वैल्यू -3 लें, तब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कुछ कैलकुलेट करना होगा, तो उस समय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ग्रेटर देन 50 आना चाहिए, क्योंकि रियल मतलब नेगेटिव मतलब रियल इमेज है। रियल इमेज कब बनता है, जब फोकस के इधर हो ऑब्जेक्ट। तो कैलकुलेट करते हैं, सेम फार्मूला f/f माइनस u इजकल टू -3। अब इसको थोड़ा फास्ट करेंगे, तो लेट से पहले ही मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ f और इसको उधर भेज दे रहा हूँ, f इजकल टू -3f प्लस 3u हो जाएगा, ठीक। यहाँ से 3u इजकल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर भेजो तो 3f प्लस f 4f हो जाएगा। तो u की वैल्यू क्या, 4f/3, 4f/3, 4f की वैल्यू -50/3 यानी कि -200/3 सेंटीमीटर। इसको तुम -66.67 लिख सकते हो। मैं बोला था कि u की वैल्यू ग्रेटर देन 50 आना चाहिए, जो कि आया भी है। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या तो ये हो सकता है, तो या तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये होगा, नहीं तो ये होगा। दोनों ही केस में जो बात बोल रहा है कि जो इमेज होना चाहिए वो ट्रिपल द साइज ऑफ होना चाहिए, ट्रिपल द सो द इमेज ट्रिपल द साइज, ट्रिपल ऑफ इट्स साइज फॉर्म, मतलब ऑब्जेक्ट का ट्रिपल होगा, वो वैलिड होगा दोनों ही केस में। ऑब्जेक्ट यहाँ भी रखा हुआ तभी इमेज जो होगा ट्रिपल होगा, यहाँ भी रखा हुआ इमेज तो ट्रिपल होगा। इस केस में बस जो इमेज होगा वो वर्चुअल होगा, इस केस में जो इमेज होगा वो रियल होगा। अंतर बस इतना ही आएगा, बाकी के बात सेम ही होंगे। ओके, ठीक है। अगला सवाल आगे बोल रहा है, डेंटिस्ट यूज ए स्मॉल कनकेव मिरर टू सी द टीथ। दांत देखने के लिए कनकेव मिरर यूज करता है डेंटिस्ट, ठीक है। इफ अ मिरर ऑफ फोकल लेंथ 3 मीटर इज हेल्ड एट अ डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर इज हेल्ड एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टूथ, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि अगर कोई डेंटिस्ट कनकेव मिरर का यूज करे जिसका फोकल लेंथ ये है और वो इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया है टूथ से, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, टूथ, मतलब दांत जो है वो ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे, 2 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u की वैल्यू -2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव साइन के साथ। फोकल लेंथ कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, तो -3 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैग्नीफिकेशन क्या होगा पूछ रहा है, तो बस मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला u और f के टर्म्स में ही लिख देते हैं, f/f माइनस u। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला मिरर के केस में ये होता है। पुट कर देंगे वैल्यू, f की वैल्यू -3 माइनस u की वैल्यू -2। ये क्या बन जाएगा, ऊपर -3 नीचे -3 और माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ठीक। -3 और -3 +2 कितना हो जाएगा, -1, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये 3 हो जाएगा। यानी कि जो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू आया वो कितना आया, 3। पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया मतलब वर्चुअल होगा, मैग्नीफाइड होगा, जो कि होना भी चाहिए था क्योंकि नज़दीक रखा जाता है तो बड़ा इमेज हमें चाहिए होता है। पर बात ये है कि मैग्नीफिकेशन का वैल्यू +3 होगा। इस केस में इतना ही पूछ रहा है तो भैया मतलब सिंपल लिख देंगे। बाकी समझने के लिए ऑब्वियस है कि मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ के अंदर ही रखा गया है, ठीक। मतलब
मिरर ये रहा, अगर ये फोकस है तो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे है, तो ऑब्वियस है कि इमेज जो होगा वो मैग्नीफाइड होगा, जो कि हम चाहते हैं भी वही है कि दांत बड़ा बड़ा दिखे कि उसके अंदर का चीज़ देख पाएँ। तो ऐसा सिचुएशन होगा, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन पूछ रहा है तो वो +3 हो जाएगा। ठीक, तो इसी के साथ इस चैप्टर के मतलब सारे ही जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हुए। ये पीडीएफ अगर तुम्हें डाउनलोड करना है खुद से सेल्फ प्रैक्टिस के लिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, और उसके बाद भी इसके अलावा भी बहुत सारे नोट्स जो होते हैं उस वहाँ पे पड़े हुए हैं, तो वो तुम्हें मिल जाएगा। अच्छे अच्छे मतलब पड़े हुए हैं, बोल रहा हूँ तो बेइज्जती नहीं करना है। बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी नोट्स तुम्हें और क्वालिटी कंटेंट और जो भी अपडेट होगा वो तुम्हें मिलते रहेगा। तो अगर तुम इस चैनल पे मतलब वीडियो देख रहे हो, तुम्हें अच्छा लगा तो मैं बहुत हाईली रिकमेंड करूँगा इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे तुम्हें फोकट का बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा एक कमेंट में ज़रूर बताओ, क्योंकि वो उससे हमें वही मोटिवेट करता है। और इसके अलावा थोड़ा प्रमोशन कर लेते हैं बुक का पता है अब ये 9th वालों के लिए है, जो कि तुम तो 10th के लिए हो, तुम्हारे लिए ये वाला बुक प्रमोशन ही कर रहा हूँ। पर प्रमोशन क्यों कर रहा हूँ, थोड़ा देर 1 मिनट सुन लो, इतना देर सुन लिए हो तो मतलब अगर तुम जेईई और नीट के लिए सीरियस हो या फिर आगे चलकर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो या फिर इक्विवेलेंटली कोई भी बोर्ड के अलावा कोई भी अदर एग्जाम्स देने वाले हो, तो तुम्हारे लिए बेस्ट बुक हो सकता है प्रिपरेशन के लिए। इसमें मतलब इसका फ़ायदा क्या है, जो भी मार्केट में बुक है उससे ये बढ़िया कैसे है तुम बोलोगे, बाकी बहुत सारे बुक है उससे ये अच्छा क्या है। अब ये अच्छा इसलिए क्योंकि इसमें जो नोट्स दिया गया एकदम टू द पॉइंट तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। इसमें क्वेश्चन नोट्स के साथ साथ ही एग्जाम्पल दिए गए हैं और फिर एंड में क्वेश्चन बैंक दिया गया। जितने भी एग्जाम्पल है और जितने भी क्वेश्चन बैंक है सबके लिए क्यूआर कोड दिया गया है। सारे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिफिकल्ट, सारे क्वेश्चन के लिए क्यूआर कोड दिया गया है। एग्जाम्पल या क्वेश्चन बैंक होता है, तुम उसको स्कैन करके तुम इंस्टेंट वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो। तो ये बुक अगर तुम लेके खुद से सॉल्व करोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ ही बैठा हूँ, तुम्हें जब भी दिक्कत हुआ मैं प्रकट हो जाऊँगा, मतलब एकदम वहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करो और वो तुम्हें मैं प्रकट होकर तुम्हें डिटेल में वो चीज़ समझाऊँगा, तो तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदा होगा। एक्चुअल जो जेई और नीट का पीवाईक्यूज आया हुआ है, जेई मेंस और जो नीट का पीवाईक्यूज वो इसमें डाला गया है। तो तुम अभी 10th से ही मतलब जेई और नीट के जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो सॉल्व करोगे। तो मतलब और ऐसा नहीं कि रैंडमली डाला गया है, उसके अकॉर्डिंग थ्योरी डिजाइन किया गया है। तो तुम सॉल्व करोगे, तुम इस बुक को फॉलो कर रहे हो तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। और वहाँ पे कौन सा क्वेश्चन बेस्ट फिट हो सकता है, बहुत रिसर्च करके बहुत ढूंढ ढांट के वो क्वेश्चन उसमें डाला गया है सही लोकेशन पे, कि यहीं पे तुम इतना चीज़ अगर तुम पढ़ लियो तो अब इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो वैसे मतलब पोजीशनिंग सारे क्वेश्चंस की गई है। तो तुम अभी से जेईई नीट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस किस लेवल का होगा तुम समझ सकते हो। और जो नया लेटेस्ट सिलेबस है, सिलेबस ऐसे तुम्हारे लिए तो 10th में ज़्यादा चेंजेस है नहीं, तो पर जो भी चेंजेस है वो सारे इनकॉर्पोरेट इसमें कर दिए गए हैं। 9th वालों के लिए बहुत ज़्यादा चेंज है, तो इसलिए 9th वालों के लिए मतलब बहुत सारा चेंज किया गया है। तो तुम्हारे लिए कुछ खास चेंज है नहीं अभी इस साल, अगले साल आने वाला है तो अगले साल किया जाएगा। पर इस साल के लिए 2026 और 2027 के लिए बुक अवेलेबल हो चुका है तुम्हारे लिए। 9th वालों के लिए अगर तुम गलती से देख रहा हो उनके लिए बहुत सारे चेंजेस है, तो बहुत सारे चेंजेस कर किया गया है और उसके साथ बुक आ रहा है। तो मतलब 4-5 दिन और टाइम लग सकता है। अगर तुम ये वीडियो 4-5 दिन बाद देख रहे हो तो हो सकता है कि बुक आ गया हो 9th वाला भी। इसको स्कैन करके तुम बुक परचेज कर सकते हो 10th वालों, या फिर यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन तुम्हारे लिए बेटर होगा। वीडियो में अंदर कैसे क्लिक करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे क्लिक करके बुक परचेज कर सकते हो। अभी हेवी डिस्काउंट पे चल रहा है तो हाईली रिकमेंड कि बुक खरीद लिया जाए, उससे हमें भी कुछ पैसा मिलेगा, वरना सब कुछ फोकट में चलता है। हमारा भी पेट है भाई, पालना ज़रूरी है। ओके ठीक है, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहो, मज़े करते रहो, और मज़े थोड़ा कम करो, पढ़ाई ज़्यादा करो। कुछ भी करो, वीडियो देखो, पढ़ाई करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।